Hello guys, welcome to Practice Mocks YouTube channel on regulatory body examination. So in our PIB series, in today's lecture we are coming up with the PM वानी स्कीम. आपने सुना होगा लगभग 2-3 साल पहले ही, ये 3 साल पहले ही लगभग ये स्कीम आई थी. स्कीम या फिर एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव ले लो टुवर्ड्स पैन इंडिया क्रिएटिंग वाईफाई सर्विसेज. ठीक है, तो वो आज न्यूज़ में था. बेसिकली तो क्यों न्यूज़ में था वो डिस्कस करेंगे, एंड व्हाट एग्जैक्टली इज़ PM वानी. ठीक है, तो इस पर हम बात करेंगे. अपार्ट फ्रॉम इट वी आर कमिंग विद द क्वेश्चंस. सो एज वी नो कि द सेशन, इंटरिम बजट सेशन हैज़ बीन adjourned because now the budget will be scrutinized by parliamentary committees. Then once it will sit again, then the grants, voting on grants discussions will take place. तो अभी न्यूज़ में जो चीज़ें आ रही हैं वो पार्लियामेंट से रिलेटेड, स्कीम से रिलेटेड उतनी ज़्यादा नहीं आ रही है, बट स्टिल अ लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैव बीन हैपनिंग. ठीक है, तो उसी के ही correspondingly have about 5 questions here. One is from Consumer Affairs. So there is an initiative, a portal which has been linked with AI so that it can work in a better way. So the question on that portal has been put here. Then EMRS, it's been always in scheme, Eklavya Model Residential Schools, and it caters to tribal as well as education, so important है. Then One Nation Student ID, like आप सुन रहे हो कि द करंट गवर्नमेंट अप्रोच टुवर्ड्स मेकिंग इंडिया एज अ कॉमन मार्केट, कि फ्रेगमेंटेशन कम हो, कॉमन मार्केट हो, कॉमन अप्रोच हो. तो उसके लिए ही दे आर कमिंग अप विद दी अंडर द NEP, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, वन नेशन वन स्टूडेंट ID. इसको हम अपार भी कह देते हैं. ठीक है, अपार ID, जैसे आभा ID होती है हेल्थ की, ई श्रम में हो गया, UAN नंबर हो गया, आधार कार्ड नंबर हो गया. तो ऐसे एक स्टूडेंट ID भी होगी जो एट इंडिया लेवल पे हर स्टूडेंट की सेम होगी. ठीक है. देन PLFS का डेटा आया था अभी, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे. तो डेटा पे क्वेश्चन मैंने नहीं पूछा है, उसके कॉन्सेप्ट पे पूछा है. देन CORS, दिस इज रिगार्डिंग द स्वामित्व. ठीक है, सो उसके अंदर आपको पता है कि कैसे स्वामित्व के अंदर हम जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी होती है उसको यूज़ करके सर्वे करवा के लैंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करवा रहे हैं. उस पर क्वेश्चन है. ठीक है. देन आई पुट द PIB लिंक ऑफ दिस क्वेश्चंस. यू कैन जस्ट गो डायरेक्टली टू दिस एंड सर्च फॉर द आंसर्स ऑन योर ओन. ठीक है. उसके अलावा जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चंस कराए थे, मैं उसका आंसर भी आपको बताने वाला हूँ आज. ठीक है. तो पहला क्वेश्चन ये था पिछले लेक्चर में कि स्मॉल मार्जिनल का कितना लिमिट होता है कल्टीवेशन का. ठीक है. सो अप टू 2 हेक्टेयर, मतलब अगर कोई फार्मर 2 हेक्टेयर तक ऑन कर रहा है तो वो स्मॉल फार्मर में आएगा. और अगर वो 1 to 2 के 0 to 1 के बीच में कर रहा है तो वो मार्जिनल होगा. ठीक है. 1 to 2 के बीच में कर रहा है तो वो स्मॉल होगा. ठीक है. सो हम कह सकते हैं ऑल मार्जिनल फार्मर्स आर स्मॉल, बट ऑल स्मॉल आर नॉट मार्जिनल फार्मर्स. ठीक है. तो आपको पता होना चाहिए, ऐसे आपको मीडियम फार्मर्स का भी पता होना चाहिए. तो ये न्यूज़ में था फार्मर्स, बिकॉज यू ऑल नो कि फार्मिंग हैज़ बीन इन न्यूज़, गवर्नमेंट काफ़ी फोकस भी रहा है. तो इसका आंसर है अप टू 2 हेक्टेयर्स. ठीक है. नाउ सेकेंड क्वेश्चन वाज दी ऑन स्टार्टअप इंडिया सीड फंड. ठीक है, ये क्वेश्चन था. सो इसके अंदर पूछा गया था, पहली स्टेटमेंट के अंदर ये पूछा गया था कि जो फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जा रही है स्टार्टअप्स को, क्या वो उन प्रोजेक्ट्स को भी दी जा रही है जो सिर्फ प्रूफ रेडी हैं, जिनका प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट रेडी है. मतलब आपके पास कोई प्रूफ है कि आपकी टेक्नोलॉजी वर्क करती है, बट आपने वो टेक्नोलॉजी बनाई नहीं है, मार्केट रेडी नहीं करी है, तो क्या स्टिल आपको स्टार्टअप इंडिया सीड फंड के अंदर फंड मिलेगा? नहीं मिलेगा. ठीक है, तो मिलेगा. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्ट कहा गया, बट अगर आपको प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट भी है तब भी आपको इसके अंदर फंड मिलेगा. देन सेकेंड स्टेटमेंट सेज एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी इवेलुएट्स एंड सिलेक्ट्स इनक्यूबेटर्स फॉर एलोकेशन अंडर द स्कीम. करेक्ट स्टेटमेंट है. और कब से ऑपरेशनलाइज है ये? 1 अप्रैल 2021. ये भी करेक्ट है. तो बोथ B and C आर करेक्ट स्टेटमेंट्स. ठीक है. नाउ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट भी है कि इंडिया का डिफेंस जो एक्सपेंडिचर था 2022 के अंदर कितना रहा था, तो अराउंड 81,000 रहा था ये. ठीक है. तो ये फिगर आपको याद होनी चाहिए. इट हैज़ नॉट क्रॉस्ड 1 लाख करोड़ इन ईयर 2022. 23 के अंदर क्या पता हो गया हो,
वो जब फिगर आएंगी देन वी विल डिस्कस। बट अभी 2022 के अंदर हमारा कितना था, 81,000 करोड़ रुपए था। अगर है किलकारी स्कीम, ये काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन था, मैंने बनाया। इट वाज एज अ टोल्ड कि इट इज़ अ अवेयरनेस कैंपेन काइंड ऑफ अ इनिशिएटिव, जहाँ पे जो वुमेन है वो आर प्रेग्नेंट और वो गिवन टू बर्थ टू न्यू बॉर्न चाइल्ड अप टू 1 ईयर, उनको कैटर करता है कि आपको कैसे केयर करना, कैसे डाइट लेनी है, क्या क्या बच्चों को आपने न्यूट्रिशन देना है, वैक्सीनेशन प्रोवाइड करनी है, कैसे डिसीज से बचाना है, ये सब। ठीक है। सो पहला, इट इज़ एन वीडियो बेस्ड सर्विसेज, नो इट इज़ एन ऑडियो बेस्ड सर्विसेज, तो पहली स्टेटमेंट है हमारी इनकरेक्ट। सेकेंड है किलकारी डिलीवर्स फ्री डेली, नो इट इज़ नॉट डेली, इट इज़ वीकली। ठीक है, डेली नहीं है, वीकली है। दोनों स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। देन मैसेजिंग बिगेन्स इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी एंड कंटिन्यूज अंटिल द चाइल्ड इज 1 ईयर ओल्ड, सो सी इज करेक्ट। सो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इनकरेक्ट। तो हमेशा ध्यान रखना है आपको, कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, इनकरेक्ट इनकरेक्ट। जल्दबाजी में अगर आपको चीज़ें पता होती है ना, फॉर एग्जाम्पल आपने किलकारी स्कीम पढ़ा, यू हैव नॉट रेड द कंप्लीट स्टेटमेंट, बिकॉज हमारा माइंड हमें वही दिखाता है जो हमने पहले रीड किया, जो हमें अच्छे से आता है। ठीक है। सो आपने किलकारी स्कीम पढ़ा, आप एकदम एक्साइटेड हो, आपने स्टेटमेंट्स रीड करी, आपने बोला ये वीडियो तो नहीं है, ये तो वीकली देता है, तो आपको पता लगा कि दोनों क्या है, इनकरेक्ट है। तो अब फिर ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखा आपने ओनली सी, आपने ओनली सी मार्क कर दिया, बट क्या पूछा गया था, इनकरेक्ट, आपने ये रीड नहीं किया, तो थर्ड ऑप्शन आप होना चाहिए था आंसर, और आप इसको गलत कर दोगे। तो ऐसी मिस्टेक्स नहीं करनी थी, अवॉइड करनी होती, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। ना फ्रजाइल 5 पे काफ़ी न्यूज़ थी, बिकॉज इंडिया नाउ इज़ टॉप 5 इकोनॉमीज़। अब फ्रजाइल 5 नहीं रहा है। फ्रजाइल 5 मॉर्गन स्टैनली ने 2013 में कहा था कि इकोनॉमीज़ वही इकोनॉमीज़ है जो फॉरेक्स पे बहुत डिपेंडेंट हैं। तो अगर फॉरेक्स चले जाता है, मतलब FDI जो इंडिया में आ रहा है वो चले जाता है, तो इंडिया की इकोनॉमी भी क्रैश कर जाएगी, ये कहना था मॉर्गन स्टैनली का। तो इसमें 5 कंट्रीज बताई थी, उन 5 में से कौन सी नहीं है, वियतनाम नहीं है, बाकी कौन सी है, इंडिया है, टर्की है, ब्राज़ील है, साउथ अफ्रीका एंड इंडोनेशिया है। दीज 5 कंट्रीज आर देयर एक्सेप्ट फॉर वियतनाम। ठीक है। नाउ विल डिस्कस PM वानी। ठीक है। सो PM वानी न्यूज़ में क्यों था, न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज बेगूसराय हैज़ बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री under which all gram panchayats have the Wi-Fi services under PM वानी स्कीम। सारे ग्राम पंचायत के अंदर PM वानी के द्वारा Wi-Fi सर्विसेज प्रोवाइड की गई है। इन शॉर्ट PM वानी क्या कर रहा है, आपको Wi-Fi दे रहा है, जिसके लिए आपको पे करना पड़ेगा एक मिनिमम चार्जेस, ज़्यादा चार्जेस भी नहीं लगेंगे, तो यू कैन पे एज पर योर यूज़। ठीक है ना। आपने सुना होगा आजकल काफ़ी चीज़ें आ रही हैं न्यूज़ में कि इंश्योरेंस भी, फॉर एग्जांपल पे एज यू ड्राइव, जैसे आप पे, जितना आप ड्राइव कर रहे हो, कैसे ड्राइव करो उतना ही पे करो। सो इट हैज़ बीन सीन कि यार काफ़ी लोगों का जो डेटा कंजम्पशन है वो 1 GB ले तो लेते हैं, बट उनका 1 GB डेली का नहीं होता है, काफ़ी कम होता है। दे यू ओनली यूज़ फॉर ट्रांजेक्शन पर्पसेस। तो आप क्या कर सकते हो, आप ट्रांजेक्शन के लिए मार्केट में उतर रहे हो, आपको इंटरनेट सर्विसेज चाहिए, या हो सकता है आपको मोबाइल कनेक्शन वहाँ पे नहीं वर्क कर रहा हो, यू नीड वाईफाई सर्विसेज, तो आप क्या कर सकते हो, किसी अंडर PM वानी हॉटस्पॉट सर्विसेज ले सकते हो, जिसके लिए आप पे कर सकते हो पर आवर बेसिस पे, जो भी गाइडलाइन होती है उसके द्वारा पे कर सकते हैं, यू कैन गेट द वाईफाई सर्विसेज। ठीक है। सो इट इज़ अ वेरी गुड मैकेनिज्म टू इंक्रीज व्हाट, टू इंक्रीज फाइनेंशियल इंक्लूजन, टू रिड्यूस व्हाट, डिजिटल डिवाइड। अब यहाँ पे फोकस कहाँ पे जा रहा है, यहाँ फोकस जा रहा है हमारा रूरल एरियाज़ में, जहाँ पे डिजिटल डिवाइड है ना। हम कहते हैं जेंडर डिवाइड है, जेंडर गैप है, सबसे बड़ा डिवाइड आता है हमारा डिजिटल डिवाइड आज की डेट में, कि रूरल एरियाज़ में इंटरनेट है बट इतना फास्ट नहीं है, डिवाइसेस हैं बट इतनी रोबस्ट नहीं है, इतनी टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन नहीं है। ठीक है। वाईफाई है बट यूजली कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ के कारण उसका कनेक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, इंटरप्ट हो जाता है, जिसके कारण एक्टिविटीज़ पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। तो रूरल एरिया में डिजिटल डिवाइड कम करने के लिए PM वानी इज़ अ वन स्टॉप सोल्यूशन काइंड ऑफ अ स्कीम। ठीक है। तो बेनिफिट क्या है रूरल एरियाज़ में, देखो हम कहते हैं ना कि जैसे बताते हैं कि अगर हमने आधार कार्ड को बैंक से लिंक कर दिया, मोबाइल नंबर से लिंक कर दिया, तो बहुत सारी चीज़ें डायरेक्टली बेनिफिट कर सकते हैं बेनिफिशरीज़ को। ठीक है ना, उनको डायरेक्टली बेनिफिट दे सकते हैं। कैसे हो पाए, जब हम पे आधार कार्ड था। ये चीज़ें क्या होती है, एनेबलर कहा जाता है इन्हें, ये चीज़ें एनेबल करती हैं किसको, इनोवेशंस को। ठीक है। सिमिलरली अगर आप वाईफाई दे रहे हो तो एनेबल कर रहा है, किसको एनेबल कर रहा है, एक्टिविटीज़ को। किसी पे वाईफाई होगा तो क्या क्या एक्टिविटीज़ वहाँ पे हो सकती हैं, आप बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो फास्ट वे में, आप फार्मर्स को चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हो, वहाँ के जो लोकल स्टूडेंट्स उनको एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हो थ्रू वाईफाई।
ठीक है. सो अ लॉट ऑफ थिंग कैन हैपन जस्ट विद द हेल्प ऑफ अ वाईफाई. तो वाईफाई इज एन एनेबलर. ठीक है. सो क्या क्या बेनिफिट्स हैं ऑफ PM1 इन रूरल एरियाज यू कैन सी फ्रॉम हेयर. ठीक है. स्मार्ट पंचायत बनाने में हम पढ़ते हैं स्मार्ट सिटीज़ वगैरह, तो वाई नॉट स्मार्ट पंचायत. स्मार्ट पंचायत बनाने में सबसे पहली चीज़ क्या होगी, इंटरनेट कनेक्शन. वो कैसे आएगा, थ्रू डिसेंट्रलाइज्ड लोकल एंड स्केलेबल वाईफाई सर्विसेज, जिसमें जो वाईफाई प्रोवाइड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है उसको भी फ़ायदा हो और जो कंज्यूम कर रहा है उसको भी कम कॉस्ट में वो मिल जाए सर्विसेज. ठीक है. तो ये चीज़ है. बट अब इसके बाद बात करो PM1 एक्जैक्टली है क्या, कैसे यहाँ पे वाईफाई सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, दैट वी विल टॉक इन द नेक्स्ट स्लाइड. ठीक है. उसके अलावा वुमेन को फ़ायदा मिल सकता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को फ़ायदा मिल सकता है, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट जो होते हैं BCs उनको फ़ायदा मिल सकता है, जो सखी भी कहा जाता है, फार्मर्स को, स्टूडेंट्स सबको फ़ायदा मिल सकता है. तो जितने भी नीश ग्रुप्स हैं, टारगेट ग्रुप्स हैं, इनको फ़ायदा मिल सकता है अंडर द PM1 स्कीम. एंड अगेन फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड ऑफ कोर्स डिजिटल डिवाइड रिड्यूस करने में तो हेल्प करेगा ही करेगा. अब एक फैक्ट है कि एज ऑन 2 Feb 2024 हाउ मेनी टोटल वाईफाई हॉटस्पॉट्स आर देयर. तो अराउंड PM1 के अंदर 1.81 लाख वाईफाई हॉटस्पॉट्स ऑलरेडी आ गए हैं. इट इज़ अ पैन इंडिया. तो ऐसे नहीं कि रूरल एरियाज़ में, इट इज़ पैन इंडिया. ठीक है. अब इसके मैकेनिज्म की बात करेंगे. तो पहले बात करते हैं कब लॉन्च हुआ. तो 2020 के अंदर लॉन्च किया गया था. वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस इसका नाम है PM1 का. तो इसका एक्रोनिम का फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं. RBI में देयर इज अ लेस चांस कि पूछे, बट स्टिल इजी क्वेश्चन कैटेगरी में डालूंगा इसको. बट PO जो क्लर्क लेवल के एग्जाम होते हैं वहाँ पे PM1 का वो दे कैन आस्क यू द फुल फॉर्म. ठीक है. इंटरफेस का इनिशिएटिव दे सकते हैं, इंटेलिजेंस दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं. एक्सेस की जगह अथॉरिटी दे सकते हैं. ठीक है ना. ऐसा ऑथेंटिकेशन दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं. ठीक है. और बेसिकली है क्या यहाँ पे, आई थिंक इसको रीड करने की बजाय आप ये चीज़ें रीड करो. PDO क्या है, PDOA है क्या, ऐप प्रोवाइडर क्या, सेंट्रल रजिस्ट्री क्या है. तो बेसिकली क्या होगा यहाँ पे, 3 चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट. पब्लिक डेटा ऑफिस. पब्लिक डेटा ऑफिस लास्ट माइल और एंड पॉइंट है जहाँ पे जिसके पास वाईफाई राउटर होगा, जो अपना स्पेस दे रहा है, अपना आई वुड से अपना पैसा लगा रहा है वाईफाई इंफ्रास्ट्रक्चर में, यानी कि राउटर ले रहा है, कनेक्शन ले रहा है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से. वो कौन है, पब्लिक डेटा ऑफिस. ठीक है. जो वाईफाई दे रहा है ये कोई भी हो सकता है, कोई आप लोकल किराना शॉप हो सकती है, कोई शॉप हो सकती है हु वांट्स टू गेट एक्स्ट्रा रेवेन्यू फ्रॉम प्रोवाइडिंग वाईफाई सर्विसेज टू यूजर्स. ठीक है. तो ये हो सकते हैं. PDO इन्हें कहा जाता है. अब PDOA क्या है, PDOA है एग्रीगेटर्स. ये एग्रीगेटर जो है PDOs को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. कैसी, ऑथराइज करने की. जो कंज्यूमर आ रहा है आपके पास, क्या वो ऑथराइज्ड है, अकाउंटिंग की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं. तो जो एंड अब खुद सोचो ना कि शॉपकीपर है, वो एक्स्ट्रा रेवेन्यू कमाना चाहता है थ्रू PM1 स्कीम. ठीक है. एक्स्ट्रा रेवेन्यू कमाना चाहता है थ्रू PM1 स्कीम. तो ही विल अर्न बाय प्रोवाइडिंग वाईफाई सर्विसेज. बट खुद सोचो, क्या वो अपना काम छोड़ के पूरा टाइम इसमें लगेगा कि मेरे को कितना पैसा आ रहा है, कुछ कनेक्शन इश्यूज़ हैं, क्या ऑथराइज्ड है, क्या इंटरफेस सही चल रहा है, नहीं चल रहा है. तो ये बाकी काम जो है पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर करेंगे. कैसे कर सकते हैं, थ्रू एन ऐप. तो थर्ड पार्टी हो सकती है ऐप प्रोवाइडर. यूजुअली देखा जाता है कि जो PDOA होते हैं वो ही ऐप प्रोवाइड करते हैं जनरली, बट ये अलग भी हो सकते हैं ना. ऐप में क्या हो सकता है, खुद सोचो. आप कभी अगर आपने रेलवे स्टेशन गए हो तो वहाँ पे IRCTC का इंटरनेट होता है. वो एक काइंड ऑफ PM1 तो नहीं है, मतलब पहले से ही है उसके. तो ऐसा एक एग्जाम्पल समझ सकते हो. वहाँ पे क्या करना पड़ता है आपको, अगर आप पे ऐप नहीं है तो आपको वाईफाई खोल के आपको वो ट्रांसफर्स यू टू ब्राउज़र, जहाँ पे वो लॉगिन करना पड़ता है, वो आपको साइन अप करना पड़ता है, आपको कुछ कंडीशंस माननी पड़ती है. ठीक है. वो सब करना पड़ता है. ठीक है. तो ये सब जो है ये एक ऐप के अंदर हो जाए और पता लग जाए हमने कितना डेटा कंज्यूम किया. बिकॉज IRCTC में तो आपको पे नहीं करना ना, वो तो रेलवे गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहा है, बट यहाँ पे तो आपको पे करना पड़ेगा. ठीक है. तो ये जो है यहाँ कितना आपने कंज्यूम किया है, कितना को चार्ज होगा, कितने चार्जेस लगेंगे, सारा कहाँ प्रोवाइड किया, ऐप के अंदर प्रोवाइड किया जाएगा, जो एक ऐप प्रोवाइडर प्रोवाइड करेंगे. ठीक है. और ये जनरली PDO ही होते हैं. और ये ऐप का एक्सेस जो है हम एज ए यूज़र ले सकते हैं. वी कैन लॉग इन देयर. और इसको ही कनेक्ट किया जाता है किससे, PDO जो फाइनल जो वाईफाई प्रोवाइड कर रहा है एक्चुअल में. ठीक है. और इन तीनों का रजिस्ट्री होता है, एक सेंट्रल रजिस्ट्री बनती है, वो तुम्हारा फोर्थ कंपोनेंट. इट मेंटेन द डिटेल्स ऑफ ऐप प्रोवाइडर्स, PDOs. इट इज़ करंटली मेंटेन बाय CDOT, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, अंडर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस. ठीक है. तो ये मैकेनिज्म किसका, PM1 स्कीम का ये मैकेनिज्म है.
आई होप आपको समझ में आ गया कि ऐसी चीज़ें वर्क कर रही हैं. इसे सिंपल समझाना बहुत टफ है. इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्लेनेशन. ठीक है. अब ये कुछ चीज़ें यू कैन रीड की टू फैसिलिटेट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. अब खुद सोचो क्या जो ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो काइंड ऑफ अ गुड वर्क ही कर रहे हैं ना, पब्लिक गुड का काम कर रहे हैं. जो गवर्नमेंट को करना चाहिए वाईफाई सर्विस वो एक प्राइवेट पार्टीज कर रही हैं. तो क्या गवर्नमेंट उनको चार्ज करे उनकी सर्विसेज पे? नहीं. हमको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करनी है. हम ना तो आपसे रजिस्ट्रेशन फ़ी लेंगे ना को ट्रांजेक्शन पे चार्जेस लेंगे. तो वही चीज़ बताई गई टू फैसिलिटेट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड एनकरेज लोकल शॉप्स एंड स्मॉल एस्टेब्लिशमेंट्स टू बिकम वाईफाई प्रोवाइडर्स. इट हैज़ बीन अप्रूव्ड दैट द लास्ट माइल पब्लिक वाईफाई प्रोवाइडर्स रिक्वायर नो लाइसेंस नो रजिस्ट्रेशन एंड विल नॉट नीड टू पे एनी फी टू DOT. लास्ट माइल पब्लिक वाईफाई प्रोवाइडर कौन है? हमारा PDOs. ठीक है. इनफैक्ट PDOs who will aggregate the last mile providers यानी PDOs will also not require any license. ठीक है. These PDOs will only have to register for which no fees will be charged. The registration process will be completed within 7 working days. ठीक है. तो ये कुछ चीज़ यहाँ से MCQ बन सकते हैं. ठीक है. बट तो डिटेल में हो जाएगा. There is a possibility which can be asked. बट आपको पता होना चाहिए मतलब इनको कैसे याद कर सकते हो. आपको समझना पड़ेगा कि गवर्नमेंट क्या कर रही है. एक पब्लिक गुड है जो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना चाहिए तो प्राइवेट एजेंसीज प्रोवाइड कर रही है, इसके लिए वो चार्ज कर रही हैं. ठीक है. गवर्नमेंट पब्लिक गुड के लिए चार्ज करती है, रोड्स के लिए दे गेट टोल. ठीक है. तो गवर्नमेंट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रमोट करने के लिए उनसे लाइसेंस फी रजिस्ट्रेशन फी नहीं ले रही है. तो ये एक मोटा चीज़ याद कर लो. तो एग्जाम में क्वेश्चन स्टेटमेंट आती है कि PDOs को कोई रजिस्ट्रेशन फी नहीं देनी है. तो हाँ, नहीं देनी है. ठीक है. PM-WANI framework will also encourage app providers who will offer services for registration and authenticating users. ठीक है. It is expected that with the Wi-Fi broadband, the user experience and quality of services of broadband will be improved significantly. ठीक है. So this is you can read. So this was about PM-WANI. क्या कर रहा है आपको समझ में आ गई ना. तो आगे एक फैक्ट और था जो मैंने इनिशियली बताया था कि बेगूसराय इज द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट. तो ये बेगूसराय को पता होना चाहिए. इट कैन बी आस्क्ड. ठीक है. नाउ कमिंग अप टू द क्वेश्चंस. सो आज के 5 क्वेश्चन है. पहला क्वेश्चन है हमारा कंज्यूमर अफेयर्स पे. बेसिकली द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स हैज़ मॉडर्नाइज्ड कॉन्फोनेट सॉफ्टवेयर इनटू डैश पोर्टल टू प्रोवाइड स्पीडी इनएक्सपेंसिव एंड ईजी रेसल टू कंज्यूमर कंप्लेंट्स. तो कौन सा पोर्टल है जो फोकस करता है किस पे? स्पीडी इनएक्सपेंसिव एंड ईजी रेसल टू कंज्यूमर कंप्लेंट्स. कौन सा पोर्टल का नाम बताना है आपको. ठीक है. इनमें से कौन सा है? तो ये क्वेश्चन है. देन सेकंड क्वेश्चन है हमारा EMRS यानी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल जो शेड्यूल ट्राइब्स के लिए होता है. तो क्वेश्चन क्या है? कौन से क्लासेस से होता है? क्या 6 to 12th होता है? क्या इसके अंदर जो ST पॉपुलेशन 90% ज़्यादा होनी चाहिए एंड 20,000 से ज़्यादा होनी चाहिए एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर? और क्या इसको जो मैनेज कर रहा है AMRS को नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स है, कौन कर रहा है इसको? ठीक है. सो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन. आई थिंक यू नीड टू लर्न वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली अबाउट EMRS. ठीक है. बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है ये. नाउ मैंने बताया कि जैसे एक अपार ID होती है जो क्या है बेसिकली लाइक आधार. स्टूडेंट ID है ये. वन नेशन वन स्टूडेंट ID होगी. एक स्टूडेंट ID की पूरे नेशन अक्रॉस एक ही ID होगी. ठीक है. अब आपको कमेंट सेक्शन में लिखना अपार ID की फुल फॉर्म क्या है. मैं नहीं बता रहा हूँ क्या है. ठीक है. अपार की फुल फॉर्म आपको कमेंट सेक्शन में लिखनी है. ठीक है. इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकती है. वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि RBI वगैरह में ऐसे क्वेश्चन अक्सर आते हैं एक्रोनिम पे. तो क्वेश्चन ये पूछा गया कि कब तक गवर्नमेंट ने कहा कि सब स्टूडेंट्स को हम प्रोवाइड कर देंगे यूनिक ID. तो वो एंड ईयर कौन सा वो बताना है आपको. ठीक है. फोर्थ क्वेश्चन है हमारा PLFS पे. PLFS पे अभी डेटा आया है, क्वार्टरली आता है. ठीक है. क्या अर्बन का भी आता है, रूरल का भी आता है? यहाँ पे मैंने पूछा है तो मैं ये नहीं बता रहा हूँ आपको. ठीक है. तो पहला मैंने फैक्ट पूछा है कि जो इस क्वार्टर में था, लास्ट क्वार्टर में था, क्या अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना घटा है. ठीक है. वो आपको देखना है. देन सेकंड है हमारा कि जो क्वार्टरली आ रहा है क्या वो बहुत अर्बन रूरल एरिया के लिए आ रहा है. ठीक है. थर्ड स्टेटमेंट है हमारी NSSO ने PLFS कब लॉन्च किया था. क्या अप्रैल 2017 में लॉन्च किया था, उससे पहले किया था, उसके बाद में किया था. तो आपको ये बताना है क्या आंसर है इसका. ठीक है. ये भी इंपॉर्टेंट है. PLFS इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज ऑन द CORS कंटिन्यूसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन नेटवर्क. ठीक है ना. ये किसने लॉन्च किया था और क्यों लॉन्च किया था? बेसिकली एज आई टोल्ड यू कि जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी को ही एनहेंस करने के लिए इसको लॉन्च किया गया था टू गेट अ बेटर लैंड रिकॉर्ड डिटेल्स.
तो किसने लॉन्च किया था? इसरो ने किया था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी बोर्ड ने किया था, यहाँ CSIR ने किया था, यहाँ सर्वे ऑफ इंडिया ने किया था, यहाँ बोथ इसरो एंड CSIR ने किया था। तो इसका आपको आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। सो हियर आर द लिंक्स, यू कैन जस्ट गो एंड रेफर देम एंड गेट योर आंसर। अगर आपको पहले से पता तो जस्ट कमेंट देम। वन थिंग, अपार की फुल फॉर्म जरूर लिखनी है, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है वो कमेंट सेक्शन में। सो थैंक यू गाइज एंड कीप स्टडिंग।